औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शामुल हक। राजनाथ सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो विजिट पे थे रशिया के, कुछ दिनों के लिए विजिट पे थे। एक परेड थी, बेसिकली वो उस परेड के लिए कहा जा रहा है गए थे, लेकिन उस परेड की और रशिया के विजिट की असल कहानी क्या थी, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और हमारे साथ इंडिया से मौजूद होंगे कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। सर, कैसे हैं आप? ओ, बहुत बढ़िया। जय हिंद। थैंक यू सर। आपके साथ होंगे राजा फैसल साहब। राजा फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक। राजा फैसल एंड कर्नल साहब को अक्सर हम इंडियन चैनल्स पे एक साथ भी देखते हैं। इन दोनों भाइयों से आज बात करेंगे। कर्नल साहब, आप बताएं, एक ट्विटर पे इंडिया का एक ट्रेंड चल रहा है कल से, हिंदूज लाइव्स मैटर। जैसे ब्लैक ब्लैक लाइव्स मैटर था, उसी तरह से चल रहा है हिंदूज लाइव्स मैटर। इंडिया में ट्विटर पे चल रहा है। सर, क्या हो गया? क्यों आपको हिंदुस्तान को ही कहना पड़ गया कि हिंदुओं की लाइफ को बचाओ, हमारी लाइफ में मैटर करती है? ऐसा क्या हो गया इंडिया में? नहीं, हमारे यहाँ सबकी लाइफ मैटर करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। इट इज ओनली मैटर ऑफ फेज। एक फेजेस आते हैं जिसमें कुछ लोग कुछ भी बोल गए, अब और जिसकी हमारे यहाँ छूट है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि कोई भी अपने बारे में, किसी दूसरे के बारे में बोलने का पूरा पूरा छूट रखता है। तो इसमें मुझे कहीं कोई चौंकाने वाली बात नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अक्सर होता है मिनोरिटीज इस तरह की बात करती हैं कि हम मुस्लिम करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं कि हमारी लाइफ भी मैटर करती हैं। इस तरह से क्या हिंदू भी मिनोरिटी हो गए हैं क्या इंडिया में? वो या डर गए हैं या इतना वो नीचे लग गए हैं मुसलमानों के या बाकियों के, कि वो उन्हें लगता है कि भाई अब उन्हें कहना पड़ गया कि हमारी लाइफ में मैटर करती है, हम भी इंसान हैं? देखिए, मेरा हमेशा से ये एक सोच रही है कि इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन। सोच। आप हर ठीक। चीज के दो पहलू देख सकते हैं, देखना बिल्कुल। आपकी मर्जी। आपने जैसा कहा कि हो सकता है आपको लग रहा है कि हिंदूज अपने आप को माइनॉरिटी समझ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। मैं इसी बात को अच्छे शब्दों में डालता हूं। हमारे यहां सब बराबर हैं, सबको सोचने का हक है, सबको बोलने का हक है। यहां यह नहीं हो सकता कि अगर हिंदूज ये सोचें कि मुसलमान, क्रिश्चियन या ईसाई या सिख अपने बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वो भी बोल सकते हैं कि वो माइनॉरिटी में है। आज किसी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक जगह पर हो सकता है किसी को ऐसा लगा हो कि यस, हम अगर हिंदू राष्ट्र में हैं तो हिंदू ऑल्सो मैटर्स। क्या बुरा है? ठीक। ठीक। हमने सबको ये छूट दी हुई है बात करने की, बोलने की, क्लेम करने की, कि वो ठीक। कहीं पर भी माइनॉरिटी में नहीं है। वो हर हर हमारे यहां जो रिलीजन है बराबर है और बोलने का हकदार है। ठीक। राजा फैसल, आप कुछ बताएं, आप इंडियन मीडिया पे भी अक्सर जाते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है ये क्यों इंडिया के हिंदूज को कहना पड़ गया कि हिंदू लाइफ मैटर? असल कहानी है, क्यों? अंदर की बात बताएं, आपके पास क्या हालात हैं? देखिए, मैं जज करता हूं कर्नल साहब की बातों से भी और सब कुछ, वो ये है कि कर्नल साहब रिप्रेजेंट करते हैं सेकुलर इंडिया को, और हमें वाकई ही पहले इंडिया में सेकुलरिज्म नजर आता था, लेकिन अब कुछ अरसे से वो सेकुलरिज्म नजर नहीं आ रहा। और कर्नल साहब इस चीज से अग्री करेंगे कि इस तरह के फेजेस जो हैं वो मुल्कों पे आते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह का फेज आया कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म बढ़ा। 80s में हमने क्या देखा कि पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसमें जिसमें कि जरूरत के तहत हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जब सोवियत्स आ रहे थे तो उस वक्त एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। और उससे पहले ठीक। पाकिस्तान भी काफी सेकुलर और काफी ओपन माइंडेड सारा कुछ था, लेकिन ये कि फिर ये एक्सट्रीमिज्म 80s में बढ़ा। फिर हमें क्या देखने को मिला कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई और वो पाइल अप होती ठीक। रही। फिर यह कि 15 साल के लिए वॉर ऑन टेरर लड़ी। पाकिस्तान में जितना एक्सट्रीमिज्म था उसको पाकिस्तान ने काउंटर किया और बड़ी मुश्किल से किया। और कर्नल साहब को भी इस चीज का इल्म होगा और एहतियाम आपको तो जरूर इल्म होगा कि पाकिस्तान ने 70,000 जाने इस एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए दे दी, टेररिज्म को खत्म करने के लिए दे दी।
और बहुत बड़ा हमारा इकोनॉमी का लॉस हुआ। $125 बिलियन ऑफ आवर इकोनॉमी वी लॉस्ट इन वॉर एंड टेरर। तो ये जो चीजें हैं ये हमने बर्दाश्त की और हम लोग बड़ी मुश्किल से अब उस फेज से निकल के आ गए हैं। अब आपको क्या देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में जो सेक्टेरियनिज्म था वो भी बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुका है। अब वो जो बंदूकें उठाए एक दूसरे की तरफ सुन्नी शिया नजर आते थे वो अब नहीं नजर आते। फिर आपको करतारपुर कॉरिडोर खुलता हुआ नजर आता है अचानक से। फिर ये है कि आज की खबर है कि इस्लामाबाद में जो कि कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें आज से मैंने 3 साल पहले 2017 में मैंने एक स्टोरी भी की थी कि ये हमारा कैपिटल है और पाकिस्तान में हिंदूज भी हैं और सिख भी हैं। इसमें कैथीड्रल्स तो हैं इस्लामाबाद में, लेकिन सिखों के लिए गुरुद्वारा नहीं है और मंदिर नहीं है हिंदुओं के लिए। तो ये मैंने 2017 में स्टोरी की थी। आज की ये स्टोरी है, काम शुरू हो चुका है। हिंदुओं का जो मंदिर है इस्लामाबाद में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल में, वो अब शुरू हो चुका है। सो ये सारी चीजें हमें अचानक से देखने को मिलती हैं। किस लिए? कि पाकिस्तान ने ये रियलाइज कर लिया कि एक्सट्रीमिज्म हैज नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। लेकिन आज के इंडिया में हमें क्या नजर आ रहा है कि वो जो सेकुलरिज्म पहले हमें नजर आता था वो डाई डाउन होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि एक्सट्रीमिज्म वो हमें गलियों में नजर आना शुरू हो गया। लिंचिंग फिर नजर आनी शुरू हो गई, फिर ऐसी लेजिस्लेशंस आनी शुरू हो गई जो कि जैसे कि कर्नल साहब को पता होगा CAA जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई। फिर हमें क्रिश्चियंस के जो कैथीड्रल्स हैं उनको टॉर्च होते हुए वो भी नजर आए। फिर गांव रक्षक जो हैं वो RSS के वो फिर लिंचिंग्स करना शुरू हो गए। फिर हमें क्या नजर आता है कि इंडिया में ही एक हिंदू ही दलित हिंदूज जो हैं उनके खिलाफ चीजें होती हुई नजर आई। ये सारी चीजें जो हैं ये हमें ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडिया हैज एक्चुअली गॉन टुवर्ड्स अ ट्रैप। वो ट्रैप ये है कि एक्सट्रीमिज्म उनकी सोसाइटी में इतना बढ़ गया है। देखिए, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, इस एक्सट्रीमिज्म से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो पहले जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। जैसे कर्नल साहब बहुत बेहतर जानते हैं कि LOC पे भी उसी तरीके से जवाब दिया जाता है जिस तरह के उधर से किया जाता है। ये सारा कुछ होता रहेगा। लेकिन जो इंडियन सोसाइटी है उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानात मैं देख रहा हूं आने वाले वक्तों में। शायद ये अगर इसको अब ना रोका गया तो शायद इट वुड लीड टुवर्ड्स वो जो डिसमेंटल हो जाती है ना स्टेट्स। जैसे कि हमने ये देखा कि जैसे सोवियत यूनियन के साथ हुआ, सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया और सिर्फ रशिया रह गया और बाकी सारे खत्म हो गए। इसी तरीके से मुझे ये नजर आता है कि शायद ये जो एक्सट्रीमिज्म है ये इंडिया को डिजास्टर की तरफ लेके जा। ठीक, कर्नल साहब, राजा फैसल तो कह रहे हैं कि इन्हें इंडिया के टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और डिजास्टर को इंडिया में होता जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं? अगर फैजल साहब ऐसा देख रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि वो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमारे शुभ चिंतक हैं, तभी वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अगर पाकिस्तान में कोई भी आदमी हिंदुस्तान के बारे में अच्छा सोचे और अच्छी बात बताए, मुझे उसमें कोई मतलब प्रोटेस्ट करने की मेरी आदत नहीं है। और वैसे भी इंडिया एज अ कैरेक्टर 130 करोड़ में मैं मानता हूं, मेरा देश मानता है, मेरी सरकार मानती है कि पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, ऊंच नीच होती है। आप अगर मैं आज ये आपके सामने डिफेंड करने की कोशिश करूं कि हमारे यहाँ एक आदमी भी लिंचिंग में नहीं मरा, मैं गलत हो जाऊंगा। झूठ बोलना हमारी फितरत में नहीं है। अगर हुई है, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, हम उसको ओवरकम कर रहे हैं, हम उसे ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा या ये इंप्रेशन लेना और ये इंप्रेशन देना भी गलत हो जाएगा कि अगर हम ये बोले कि यहां सिर्फ लिंचिंग होती है, ये गलत है। 130 करोड़ में आप ही अगर गिनती पर पूरे हाथ की 5 गिनतियों में 10 नाम गिनवा दें तो शायद मुश्किल हो जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा कहीं ना, क्योंकि यहां पर खुलेआम नहीं हो रहा, कत्लेआम नहीं हो रहा। हुआ है, इंसिडेंसेस हुए हैं,
बड़े से बड़े देश में हुए हैं, छोटे से छोटे देश में हुए हैं। हमारे देश में 130 करोड़ में हुए हैं, हमें दुख है इस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कैरेक्टर ये है। जहां तक बात आप लोगों ने करी कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देखिए ये तो आजकल क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट कर रहे हैं, यूएसए अपनी फोर्सेस एशिया में डिप्लॉय कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट कर रहा है, कौन सा ऐसा देश है जो हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाह रहा है? बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। रशिया हमें S-400 दे रहा है, जो उसने अदरवाइज डिसाइड किया था कि वो किसी को नहीं देगा। ये सारी चीजें आप में दिखाता है कि इन सभी लोगों को इंडिया एक स्ट्रॉन्ग देश नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ देश नजर आ रहा है, इकोनॉमिक पावर नजर आ रही है उनको, तभी तो वो कर रहे हैं। अगर यस कहीं पर किसी को ये लगे कि शायद हमारे देश के यूएसएसआर की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वेल ही कैन ऑलवेज डिस्कस विद अस, वी विल बी एबल टू। ठीक सर, आपने यूएसएसआर की बात की, आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब रशिया गए थे, सुने वहां पे जाके उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की हैं रशियंस को कि चाइना के खिलाफ हमारी कोई हेल्प करें, काफी मिन्नतें तरले की हैं, लेकिन रशिया ने उन्हें इनकार कर दिया है। इसके बारे में आपके पास क्या इत्तला है? वेरी गुड। देखिए मुझे अगेन बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में कितनी चिंता है इंडिया की। बिल्कुल है, जैसे इंडिया में हमारी चिंता होती है, उसी तरह में भी आपकी चिंता है। जैसे हमारे बॉर्डर पे आप उधर, बिल्कुल लड़ाई आपकी चाइना के साथ चल रही है, शेलिंग आप हमारे बॉर्डर पे कर रहे हैं, इसलिए चिंता तो सर में करनी पड़ेगी ना आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है। दोनों देश आफ्टर ऑल अल्टीमेटली एक ही देश में से निकले हैं, खून एक है, बात करने का तरीका एक है, एक दो जो बोलते हैं ना जबान का कनेक्शन जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि ये कनेक्शन अपने आप में जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अगर आप और मैं इस समय बात कर रहे हैं, ये हमें जोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा। जहां तक बात आपने यूएसएसआर की करी, आप मुझे एक बात बताइए, 71 में कौन सा ऐसा देश था जिसने अपने 7th फ्लीट को मूव किया? यूएसए। किसके खिलाफ किया? इंडिया के खिलाफ किया। आज वही देश फिर से अपनी फोर्सेस मूव कर रहा है। किसके लिए मूव कर रहा है? एशिया में इंडिया और चाइना के लड़ाई के लिए। और जायज बात है, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि वो चाइना के फेवर में तो मूव नहीं कर रहा। जिस यूएसएसआर की बात आप कर रहे हैं, और रशिया अपने आप में एक यूएसएसआर है, कौन सा ऐसा कंट्री था 71 में जिसने 7th फ्लीट की मूवमेंट रोक दी? और कैसे रोक दी? कि वो सबमरीन्स 2 मिनट को ऊपर आए और वापस नीचे चले गए, 7th फ्लीट अपने आप रुक गया। चाइना यूएसएसआर के साथ जो इंडिया का यूनिक रिश्ता है, टाइम टेस्टेड रिश्ता है, एक भाई से भाई बढ़कर रिश्ता जो है, ये रिश्ता टूट नहीं सकता, ये हमेशा जुड़ा रहेगा। आपको कट करूंगा, ये रिश्ता हमारा अफगानिस्तान के साथ भी था, लेकिन इंडियन एनवायरनमेंट की वजह से हमारा रिश्ता अफगानिस्तान के साथ उस तरह का नहीं रहा। तो जिस तरह अमेरिकन एनवायरनमेंट, अमेरिका का और इंडिया का जो प्यार बढ़ रहा है, उसकी वजह से रशिया को भी तो तकलीफ होगी ना। वो भी एक कंट्री है, दिल है, लोग सोचते हैं कि आप प्रो अमेरिका जा रहे हैं। मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी गोद में जाके बैठ रहे हैं, उनसे बहुत करीब हो रहे हैं अमेरिका से, ट्रंप से। तो रशिया को इसकी तकलीफ नहीं है सर? फिर जिस तरह आपने अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ काम किया, आपकी एजेंसीज एनडीए के खिलाफ काम करते रही, तो जाहिर है रशिया के भी तो आप लोग खिलाफ काम कर रहे हो ना, अमेरिका को करीब लाके। देखिए, इसी को बोलता हूं मैं टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप। रशिया और इंडिया का जो टाइम टेस्टेड प्रूवन रिलेशनशिप है, ये तोड़ा नहीं जा सकता। जहां तक आपका स्पेसिफिक सवाल कि राजनाथ जी गए, उन्होंने बोला कि कुछ हमारे लिए करिए, मेरे को तो एक्चुअली बड़ा सरप्राइज है कि राजनाथ जी को ये बात पता नहीं चली कि उन्होंने कर लिया, और प्रोबेबली आपके चैनल को पता चल गया कि उन्होंने वहां पर क्या बात करी। ये स्पेकुलेशन है। देखिए, जहां तक बात है उनके विजिट करने का, आपको भी मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो बड़े दुख की बात है। ये विजिट कब होनी थी? ये होनी थी 9 मई को। 9 मई को ये विक्ट्री परेड होनी थी, और इसकी प्लानिंग मुझे पता है हम कर रहे हैं नवंबर से, पिछले साल नवंबर से। अगर आप रशियन एम्बेसी से पता करें तो वो आपको बाय नेम बताएंगे कि मैंने पर्सनली क्या कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया। बढ़िया बात यह है कि ये जो 9 मई को होनी थी वो परेड नहीं हुई।
और इस परेड में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑब्लिक रक्षा मंत्री ने जाना था। क्योंकि कोविड का प्रभाव इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया और देश में एक संदेश ये भी देना है पॉलिटिकली सरकार ने कि हमारे लिए हमारा देश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे। लेकिन विक्ट्री परेड, बाय द वे, आज आपको इस आपका चैनल अकेला चैनल होगा पाकिस्तान में जो ये बात पूरे आपके देश में भी बता पाएगा। विक्ट्री परेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 आदमी हैं वर्ल्ड में जिनको हाईएस्ट ऑर्डर वहां का मिला, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रेड स्टार। और उन 3 में से 2 इंडियंस हैं, इंडियन आर्मी के 2 आदमी हैं। एक है हवलदार गजेंद्र सिंह और अनदर इज नायब सूबेदार निकम। इन 2 को हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड मिला। और अगर उसकी 75वीं सालगिरह पर अगर एक परेड करी जा रही है, एक स्पेशलाइज, बाय द वे यही परेड एक बार और करी गई थी, होती हर साल है, लेकिन एक बार और करी गई थी 50वीं वर्षगांठ पर। इस बार अगर इंडिया अनरिप्रेजेंटेड जाता तो मेरे ख्याल ये एक अच्छा मैसेज नहीं होता। और ये प्री प्लान्ड में है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था नवंबर में कि चाइना क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल अगर हम इस बात का करेक्ट इवैल्यूएशन करें, हमने पार्ट लिया है विक्ट्री डे परेड में जहां 18 कंट्रीज आई थी। हम उसके प्राउड इनवाइटी थे। ट्राइस सर्विस का एक हमारा कंटिजेंट उसमें पार्ट ले रहा था। उस देश ने अपना हाईएस्ट अवार्ड, 3 अवार्ड में से 2 अवार्ड हमें दिए थे। इससे ज्यादा और क्या प्रूव करता है कि हमारा वहां पर पार्टिसिपेशन कितना जरूरी है। जी राजा फैसल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और मैं किसी हद तक इनसे इख्तलाफ करना चाहूंगा, और वो निहायत ही एहतराम के साथ, मेरे बड़े हैं और मैं एहतराम करता हूँ और इनके जो व्यूज हैं आई रियली लाइक देम। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लगता है वो काफी डिफरेंट है। कैसे कि देखें, अमेरिका ने बारहा ये पूरी दुनिया को बताया अपने एक्शन से कि वो एसोसिएट नहीं है, वो कोई रिलायबल आपका एलाय नहीं बन सकता, जैसा कि पाकिस्तान के साथ उसने किया और करता रहा। आपको याद होगा कि लेट 80s में जब सोवियत यूनियन चला गया अफगानिस्तान से, तो उसके फौरन बाद हिलरी क्लिंटन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि हमने क्या किया कि वी लेफ्ट पाकिस्तान विद द स्टिंगर्स एंड विद एवरीथिंग, विद आईएसआई, एंड टेल देम टू डू व्हाटएवर यू लाइक। और सारे मुजाहिदीन भी उधर छोड़ा है और वो फिर पाकिस्तान के लिए अजाब बन गया। और उल्टा उन्होंने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी अर्ली 90s में। कर्नल साहब को याद होगा पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग गई थी। F-16 जो मिलने थे पाकिस्तान को वो भी नहीं मिले। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी। तो फिर पाकिस्तान को इस सारे जंबेले से निकलने के लिए तालिबान बनाने पड़े। कर्नल साहब इस चीज को ऑन करेंगे कि ये ऐसा हुआ, और वो फिर पाकिस्तान ने बनाए। पाकिस्तान ने क्योंकि अपना वेस्टर्न बॉर्डर तो से सिक्योर करना था। किस्सा मुख्तसर ये कि अमेरिका एक रिलायबल एलाय नहीं है इस वक्त। जो आप खित्ते में, मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग कर्नल साहब, आप लोग हमारे पड़ोसी हैं, और वो पड़ोसी हैं जो कि हमारी जैसी ही जुबान बोलते हैं, हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं, और आपके साथ हम लोग ज्यादा करीब हैं, चाइना से भी ज्यादा करीब है उस सेंस में, कल्चरली अगर देखा जाए। तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि इंडिया, आज का जो इंडिया है, आई डोंट नो व्हाई इसको यूज नहीं होना चाहिए था। यू पीपल आर 1/6 ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की आबादी के 1/6 ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए आपकी हर कोई आपसे बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि यू हैव अ वेरी गुड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ योर पॉपुलेशन, यू हैव एक्सीलेंट पॉपुलेशन। और उसके साथ ये है कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, सब कुछ है। इसी वजह से हमें नजर आता है कि वेस्ट में भी जॉब्स भी इनके लिए क्रिएट होती हैं, सब कुछ होता है। और खित्ते में अगर अमेरिका को कोई और टक्कर का नजर आया चाइना की, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने देखा भारत को, बोथ द कंट्रीज आर बिलियनर्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन बिलियन में। और दूसरी बात यह है कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें, जो ट्रेड वॉर है ना बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, इट इज गोइंग ऑन, और वो कर्नल साहब भी एक्सेप्ट करेंगे कि वो चल रही है। और उसके साथ हमें क्या नजर आता है
कि अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है हर तरफ से। ईस्ट चाइना सी में कर्नल साहब इस चीज की को इंडोर्स करेंगे कि ईस्ट चाइना सी में अमेरिका के पास फोर्सेस हैं। साउथ कोरिया में 35,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं और जापान में 40,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं। सो ईस्ट चाइना सी में उनको कंटेन करने के लिए, उनको बिजी रखने के लिए दे हैव द ट्रूप्स। लेकिन व्हेन इट कम्स टू साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में उनको कोई चाहिए था अपना फ्रंटलाइन बंदा, फ्रंटलाइन बनाने के लिए। वो फ्रंटलाइन उन्होंने इंडिया की शक्ल में देखी, इसीलिए कुछ साल पहले हमें शनूक्स भी इंडिया को मिलते हुए नजर आए, फिर हमें अपाचीज भी मिलते हुए नजर आए, फिर नेवी को इंप्रूव करने के लिए वो नेवी पाकिस्तान के लिए इंप्रूव नहीं की गई, वो नेवी चाइना को जेन में रख के इंप्रूव की गई है और वो चाइना को बिजी रखने के लिए की गई है। और इन सारी चीजों का चाइना को पता है, इसीलिए आउट ऑफ ब्लू चाइना ने इनको इंगेज कर लिया है और बहुत बुरा इंगेज कर लिया है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूं कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो इस पोजीशन में होगा कि फुली वो इंडिया को इस मामले में मदद दे सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता। और हमसे बेहतर अमेरिका के बारे में कौन जान सकता है? अमेरिका के बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जितना उसने हमें डिच किया है, इंडियंस को मैं बता दूं कि वो इनको भी डिच करेंगे। जी सर, कर्नल साहब। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ये वो वाली बात हो गई, हम जब आपको पिछले 40 साल से समझा रहे थे कि यूएस आपका दोस्त नहीं है, आप नहीं माने। अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि हम एक दूसरे के लिए कंसर्न्ड हैं। अगर आज हम आपको पिछले कुछ सालों से समझा रहे हैं, चाइना आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है। चाइना आपको सिर्फ मार्केट की तरह यूज कर रहा है। चाइना आपका सीपैक का रूट बना जरूर रहा है, लेकिन बदले में जो लैंड आपसे गिरवी रखवा रहा है वो उस लैंड को ग्रैब करेगा। आपको इस समय समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं समझ सकता हूं, आफ्टर ऑल इकोनॉमिक कंसर्न्स जो होते हैं देश के, वो कई बार आपको मजबूर करते हैं, आपको नहीं सारे ही देशों को मजबूर करते हैं कि कुछ एक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम क्यों श्रीलंका को बोल रहे हैं कि चाइना को लैंड मत दीजिए? हम क्यों नेपाल को बोल रहे हैं कि आप इस चाइना के झांसे में मत आइए? अपना सैकड़ों साल का, वही वाली बात है, बातचीत का जो हमारा आपसी भाईचारा, जो हमारा आपसी बेसिक रूट्स है, उनको मत कुरेदिए, उनको मत तोड़ने की कोशिश करिए। हम अगर बांग्लादेश को बोल रहे हैं कि डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ चाइना, तो ये सारी बातें बिल्कुल आज जैसे आप बोल रहे हैं हम समझते हैं। और बाय द वे, मैं बड़ी जिम्मेदारी और मैच्योरिटी के साथ ये कह रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, यूएस से इंडिया की लड़ाई थोड़ी ना लड़ेगा। यूएसए ने कभी भी ट्रुप्स, आपके साथ सबसे अच्छे रिलेशन के दौरान भी, क्या ट्रुप्स भेजकर इंडियन बॉर्डर के ऊपर लड़ने की कोशिश करी? नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अगर वो 7th फ्लीट मूव किया गया था, वो किसी को अटैक करने के लिए नहीं किया गया था। ये सुपर पावर्स का तरीका होता है, प्रोजेक्ट अ पर्टिकुलर फोर्स सो दैट आपको एक डेटरेंस के तौर पर वो दिखे कि आप यहां हैं। आप चाहे वो ट्रेड रूट्स की बात करें, चाहे आप नॉर्मल रूट्स की बात करें, वर्ल्ड में कहीं कर लें, ना चाइना के ना यूएस के 7th फ्लीट ने वॉर में पार्ट लिया, ना रशिया की सबमरीन्स ने पार्ट लिया, लेकिन दोनों ने बराबर कर दी बात। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान मोहरा बन रहे हैं चीजों का। और वो मोहरा क्यों बन रहे हैं? क्योंकि चाइना को टॉलरेट नहीं है कि इंडिया उसके इकोनॉमिक कंपटीशन में रहे। हम हमेशा से कह रहे हैं, पाकिस्तान इज नेवर आवर एनिमी। आवर एनिमी नंबर 1 ऑलवेज इज एंड विल रिमेन इज चाइना। हम ओपन पॉलिसी में कह रहे हैं। मुझे समझ तो ये नहीं आ रही कि दोनों देश क्यों इस बात पे भटके हुए हैं, परसेप्शन पर, कि हमारा परसेप्शन है कि आप टेररिज्म हमारे यहां कर रहे हैं, आपका परसेप्शन है कि जैसा अभी आपने बोल दिया कि हम आपके तरफ गोले दाग रहे हैं, जबकि दोनों को यह बात पता है कि ऐसा है नहीं, सच्चाई में ऐसा है नहीं। ये बाकी देश हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। या आज आप 40 साल बाद बोल रहे हैं कि आपसे अच्छा कौन जानता है कि यूएस से रिलायबल नहीं है। हम बोल रहे हैं, हमने 40 साल लगाए, तब नहीं आई,
आज आपने बोल दिया इसलिए आपकी बात समझ आ गई। हम इसी तरह अगर आपको चाइना का बोल रहे हैं आजकल, तो आपको लगता है कि शायद हमारा कोई अदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, हम आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, जबकि हमारा सपोर्ट। आप एक बात बताइए, अभी हमने 2 मिनट पहले कह दिया, क्या लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान के फेवर में है? क्या एक कमजोर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से सो कॉल्ड, आपकी लैंग्वेज में अगर आप कहें, एक टूटता हुआ हिंदुस्तान क्या आपके फेवर में है? बिल्कुल फेवर में नहीं है। अगर हम श्रीलंका को, बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को, पाकिस्तान को अगर ये बात बता रहे हैं, तो हमें दिखता है स्ट्रैटेजी के तौर पर कि अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो ये चाइना हम सबको तोड़ेगा। ये किसी का दोस्त नहीं है, ये इस समय सिर्फ पैसे का दोस्त है।